यह वह पल है बच्चों, तो या तो तुम्हें तोड़ देगा या तो तुम्हें जोड़ देगा। जो आखिरी सांस तक लड़ेगा वही सबसे आगे खड़ा रहेगा। तो यही आखिरी सांस तक लड़ने के लिए मैं दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। यह है पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे क्लास 10th का हिंदी। ये है पार्ट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 करेंगे। मैं हूँ राजगीर गुरुजी, स्वागत करता हूँ सभी बच्चों को। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए तथा लोगों को इनवाइट करिए कि एक नया क्लास खुल चुका है जो आप लोगों को यूट्यूब पे आसानी से सारे क्वेश्चन डील करवा देगा। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग ये वीडियो देखते रहिए तथा एक एक करके याद करते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कौन सा था चैप्टर? हाँ, इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, है ना। भारत से हम क्या सीखे, सीखे कि नहीं सीखे, इसके क्वेश्चन आंसर अब हम कर लेंगे, है ना। तो चलिए, भारत से सीखे कि नहीं सीखे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर से हम कौन कौन से क्वेश्चन सीखेंगे वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत से हम क्या सीखें। इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है बच्चों? मैक्स मूलर नाम है, मैक्स मूलर। याद रखिएगा, मैक्स मूलर नाम है। तो वो पहला क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो वो क्या है? तो वो है नीति कथा। याद रखिएगा, नीति किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार? तो नीति कथा, जितने भी कहानियां, नैतिकता की कहानियां है, वो भारत के कारण ही हुआ है। भारत में ही नैतिकता का प्रचलन सबसे ज्यादा था। याद रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? यह गद्यांश है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने ही कहा था, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश, यदि आप मुझे इस पर भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बताऊंगा वह देश भारत है। वो हमारा देश है बच्चों, भारत। तो ये चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। मैक्स मूलर ने कठ और केन उपनिषद, याद रखिएगा, 2 उपनिषद है हमारे धर्म में उपनिषद, कठ उपनिषद और केन उपनिषद। उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? किस भाषा में अनुवाद किया था बच्चों? देखो किस भाषा में, तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि वो जर्मनी के थे। कौन? तो मैक्स मूलर। तो जर्मन भाषा में ही करेंगे ना। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। जिस तरह मैं आप लोग के सामने भाषण दे रहा हूं अपने बच्चों के सामने, उसी तरह वो भी अपने बच्चों को क्लास में भाषण दे रहे थे, भारत के बारे में बता रहे थे। तो एक भाषण है, याद रखिए क्या है जो भाषण है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं ग्रामीण भारत में। अगर भारत को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में। एक बार गांव जाइए, भारत के दर्शन आपको हो जाएंगे। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो याद रखेंगे, वो थे स्वामी विवेकानंद। मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती कहने वाले थे मैक्स मूलर। कौन थे बच्चों? मैक्स मूलर। याद रखिएगा, मैक्स मूलर थे वो। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया बच्चों। मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। थोड़ा फ्लो में निकल गया। प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट कौन थे? वो महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट नाम सुनेंगे प्लेटो का, एक महान दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक माने दूरदर्शिता वाले व्यक्ति। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत बसता है गांव में। सच्चा भारत यदि कहीं बसता है तो बसता है गांव में बच्चों। कहाँ? गांव में। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? तो कठ और केन जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले थे मैक्स मूलर। कौन थे बच्चों? मैक्स मूलर थे। कौन थे? मैक्स मूलर। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो भारत का सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। कहाँ बसती है बच्चों? तो गांव में बसती है। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता। संस्कृत भाषा से पुराना कोई भाषा नहीं इस धरती पर है।
शाहनामा की रचना काल है, शाहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल, शाहनामा जब रचा गया था 10वीं 11वीं शताब्दी में। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि मिली थी? नाइट की उपाधि मिलने वाले थे मैक्स मुलर। महारानी विक्टोरिया के अनुसार उन्होंने ही दिया था नाइट की उपाधि। किसको दिया था? मैक्स मुलर को दिया था, याद रखेंगे, मैक्स मुलर को दिया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाने वाले थे, वो थे मैक्स मुलर। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे? मैक्स मुलर थे। कौन थे? मैक्स मुलर, याद रखिए कौन थे? मैक्स मुलर थे। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? कौन था गवर्नर जनरल? वो तो याद होगा आपको, वो था वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172 दारिश सोने के सिक्के मिले थे, 172। कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है? कौन सी भाषा है उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? वो है संस्कृत का साहित्य। संस्कृत का साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी विशाल है। अगला देखें, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश कौन है? प्लेटो और कांट किसको अपना मनन देश कहते हैं? तो मनन देश कहते हैं भारत को। किसको कहते हैं? भारत को, हमारा भारत। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो कालिदास के बहुत सारे पुस्तक थे उनमें, जिसमें से अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। किसका किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का। नाम याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो भारत पहुंचे थे 1783 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। अगला देखेंगे, वारेन हेस्टिंगस कहाँ के गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंगस कहाँ के थे? तो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। याद रखिए कहाँ के थे? भारत के थे। दारिश क्या है? दारिश अभी बताए, दारिश क्या है? दारिश है सोने का सिक्का। दारिश क्या है? सोने का सिक्का। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हो ना, हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? भारत। मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर का कहना है कि कौन सा देश जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो वो भारत है। भारत लोगों को खींचता है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल कौन है? तो विशाल एक ही है, वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर थे। मैक्स मूलर क्या थे? मैक्स मूलर भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे। यानी सभी थे, ये याद रखेंगे, सभी थे। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो उनका पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। कौन थे? विल्हेल्म मूलर नाम था उनका। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ, जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान पे हुआ था, यानी जर्मनी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? वेदांतियों के वेदांती कौन थे? तो वो थे मैक्स मूलर। कौन थे? मैक्स मूलर वेदांतियों के वेदांती थे। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? देखो बच्चों आ गया, डेसाउ। डेसाउ में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ में। भारत किसकी भूमि है? भारत जो है वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि। वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस को मिला था। किसको मिला था बच्चों? वारेन हेस्टिंगस। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंगस को मिला था। याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंगस को मिला था। प्रतन मानव का अर्थ क्या है? प्रतन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। प्रतन मानव का अर्थ क्या है बच्चों? प्राचीन मानव। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद करने वाले मैक्स मूलर थे। कौन थे? मैक्स मूलर।
मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया था? हम लोग भी संस्कृत पढ़ते हैं, तो कितना उम्र उनका था? उनका उम्र था 18 वर्ष। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध है बच्चों मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। हरकस कौन थे? हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे बच्चों? वनस्पति वैज्ञानिक। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सबसे पुरानी भाषा हमारा संस्कृत है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वो है हमारा देश भारत। कौन है बच्चों? भारत। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया था? मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया था? तो यहाँ है मेघदूत। किसका किया था? मेघदूत किया था। याद रखेंगे किसका किए थे? मेघदूत। अब चैप्टर नंबर 4 आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा नंबर चैप्टर आ गया बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशवी के। यानी हमारे जो नाखून है वो किसका प्रतीक है? वो पशुता के प्रतीक है, जानवर होने का प्रतीक है कि किसी जमाने में, किसी युग में हम भी जानवर हुआ करते थे, इंसान भी जानवर थे पहले। यही निशानी अभी बची हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्म गौरव का भाव जगाता है? तो वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है जिसमें लिखा है, नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, नई पीढ़ी में सुंदरता का आकर्षण, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्म गौरव का भाव कौन बताता है? तो वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसलिए चैप्टर जरूर पढ़िएगा। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? तो नाखून त्रिकोण भी काटा जाता है, नाखून चंद्राकार भी बनाया जाता है, नाखून वर्तुलाकार भी बनाते हैं। यानी सही जवाब है उपयुक्त सभी। ये है आपका सही जवाब। नाखून को जैसे काटना वैसे डिजाइन दे सकते हैं। कुटुज के रचनाकार कौन है? कुटुज के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज के रचनाकार कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? जान ही रहे हैं आप लोग। मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता तो खत्म होती जा रही है। अस्त्र बढ़ाने में लगा हुआ है, घटाने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। अगला देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा रचित पाठ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा पाठ? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है किसका? पाशवी वृत्ति का, पशुता का प्रतीक है नाखून। अगला, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून इसलिए काटते हैं क्योंकि बर्बरता समापन हेतु हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बर्बरता दिखे, क्योंकि हम लोग जितने बर्बर हैं शायद कोई भी नहीं हो सकता। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं। याद रखेंगे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है? तो वो है नाखूनों की। नाखूनों की संस्कृति और विशाल विकास गाथा उद्घाटित करके दिखाई है। इसी पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रहे थे? वो था शांति निकेतन विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? वो कहने वाले थे कालिदास। कौन थे? कालिदास। दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची मुनि की हड्डी से बना है इंद्र का वज्र। इंद्र जो वज्र चलाते हैं वो दधीची मुनि की हड्डी से बना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के। विचार और वितर्क किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाखून बार बार काटते रहना अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून बार बार काटना, उसे बार बार सजाना क्या दिखाता है? तो दिखाता है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। सुंदरता भी दिखाता है और स्वास्थ्य पर ध्यान भी दिखाता है। स्वास्थ्य पर ध्यान भी दिखाता है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए, पुराने का मोह जो छूट गया, भूल जाइए उसे। पुराने में मोह नहीं रखते, ये समय वांछनीय ही नहीं होता। ये वाक्य किस पाठ का है बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो है गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कीर्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। याद रखिएगा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कीर्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी नाखूनों को कहा है। एकदम निर्लज है ये, इसको काटिए वापस आ जाएगा, इसको भगाइए वापस आ जाएगा। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना है मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां कहते हैं अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियां जो आ जाती है बार बार, नहीं भी याद करते फिर भी आ जाती है। आलोक पर्व किन की कीर्ति है? आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलोक पर्व किन की कीर्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। द्विवेदी जी से किसने पूछा था डैश आदमी के नाखून क्यों बढ़ते? अच्छा, ये किसने पूछा था कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है? तो पाठ पढ़े होंगे तो एक छोटी लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था? एक छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? कौन सा निबंध बच्चों? वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी का कौन विधा है? तो एक ललित निबंध है। क्या बच्चों? ललित निबंध है ये, ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में दूबे छपरा बलिया में हुआ था। दूबे छपरा बलिया, दूबे छपरा बलिया, याद रखिएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसको कहा है? एकदम दयनीय जीव, अल्पज्ञ पिता को, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उस पिता को कहते हैं अल्पज्ञ पिता। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? वह है पाशविक वृत्ति का। वृत्ति मैंने क्या? आचरण, पाशविक आचरण का प्रतीक है। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। याद रखिएगा, वात्स्यायन ने लिखा था कामसूत्र। सिकत का अर्थ क्या होता है? सिकत का अर्थ होता है मोम। सिकत का अर्थ क्या होता है? मोम होता है, मोम। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनको मिला था आलोक पर्व पर। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों? तो वो मिले थे आलोक पर्व पर। अगला देखें, प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। इस पाठ की पंक्ति है, यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन से बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक निबंध है, ललित निबंध है ये। अगला, कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए आप।
तो देख लीजिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये भी बोले थे, सब नए खराब नहीं होते, खराब ही नहीं होते, ये भी बोले थे। यानी कहने का मतलब है ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते, ये तो गलत बात है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा बोलने वाले थे कौन? ऐसा बोलने वाले थे कालिदास। कौन बोलने वाले थे बच्चों? कालिदास। इस तरह से सेकंड पार्ट भी आपका समाप्त होता है। इसमें भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। तो आप डेली वीडियो देखते रहिए। 2-2 चैप्टर, फिर संस्कृत का, फिर मैथ का, सब का वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, दोस्तों को बता दें और कमेंट करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।